गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिकंदर पढ़ने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम सिकंदर का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसके नाम के सामने द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर डूब जाता है। तो ऐसा क्या बात था सिकंदर में जो उसके सामने महान सिकंदर बोला जाता है, वो आज आप सभी को समझ आए। ठीक है। एक दूसरा ये है कि ये सोचना है हमें कि यूनान एक यूरोप का एक प्रांत है। यूनान वहां का एक छोटा सा प्रांत है मकदूनिया। मतलब कहीं पे मकदूनिया मिलता है, कहीं पे मेसोडोनिया मिलता है। वहां एक छोटे से रियासत में जन्म लेने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वह विश्व को जीतने के लिए एक अभियान में निकल पड़ा। तो इसमें हुआ क्या, जो राजा उनके पिताजी थे फिलिप द्वितीय, उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए या अपने बच्चे को एक अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए उस समय के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को सिकंदर का गुरु बनाए। देखिए, अगर आप ऐसा गुरुओं का काम देखेंगे तो जितने भी दार्शनिक पैदा हुए वो दार्शनिक हमारे यूनान में ही पैदा हुए। सुकरात है, उसके बाद नीचे आपको प्लेटो है, प्लेटो के बाद इनके गुरु हो जाएंगे कौन, अरस्तु। और अरस्तु के अगर गुरु कोई हो रहे हैं, अरस्तु और किसी का गुरु हो रहा है तो सिकंदर का है। तो जितना यूनान है, यूनान ने दार्शनिक पैदा किए और जितने भी महात्मा हैं वो भारत ने पैदा किए। अगर अच्छे से समझना चाहेंगे तो सोचिए, यूनान जो है उनका दर्शन अच्छा, मतलब आने वाली दूरदर्शिता अच्छी थी कि आप यहाँ जाके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन महात्मा जो पैदा हुए हैं वो कहाँ हुए, भारत में। इसीलिए आज तक भारत ने कभी भी दूसरे देश में आके ना आक्रमण किया ना कब्जा किया। ये समझने की बात है। चलिए फिर से आते हैं सिकंदर के टॉपिक में। सिकंदर जब है, अरस्तु जब पूछे कि यार फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं अपना आदर्श ईरान के जो योद्धा हैं साइरस जैसे को मानता हूं। तो उन्होंने उसी दिशा में प्रयास किया। गुरु का मतलब जहां लड़का या जो स्टूडेंट है जहां अच्छा कर सकता है उसी दिशा में प्रयास किए और सीधा सिकंदर को आगे बढ़ने के लिए भेज दिए। इससे क्या हुआ, सिकंदर ने क्या किया, धीरे धीरे जब गद्दी में बैठे, मात्र 20 साल के उम्र में वो गद्दी में बैठे और गद्दी में बैठने के बाद यूनान को पूरा कैप्चर कर दिए। और यूनान को कैप्चर करने के बाद उनके मन में विचार आया, जैसे मैं यूनान को कैप्चर कर सकता हूं, क्यों ना पूरे विश्व कैप्चर कर लूं। और वह अपने विश्व को जीतने के अभियान में निकल पड़े। देखते देखते वो क्या किए, इस पूरे देखो सीरिया लिखा है, उसके बाद इराक है, इराक के बाद आओगे तो मिस्र है। मिस्र में जीतने के बाद फिर इधर आके ईरान को जीते। ईरान, क्योंकि ईरान में ही वो पहुंचा था। ईरान पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए मिस्र, मिस्र में अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर स्थापित किया। ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि जनरली एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ईरान के बाद जैसे आगे बढ़ने चाहे तो ईरान में आगे कहाँ आ गए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या चीजें, कंधार, अफगान और बैक्टीरिया। अगर आप देखेंगे तो अभी तक देखा जाए तो ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये सिकंदर ने कैप्चर कर लिया था। मतलब अभी सिकंदर का भारत में मतलब आगमन बाकी है। अभी सिकंदर भारत नहीं आए, लेकिन यहीं पे एक यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला में वहां पे कुलपति बोलिए या अध्यापक बोले, वो विद्वान हमारे यहाँ के चाणक्य थी। तो चाणक्य को लगा जो सिकंदर बाहरी आक्रमणकारी है, जब अफगान तक आ चुका है, मतलब वो तय है कि अगला आक्रमण वो भारत में करेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ क्या हुआ, चाणक्य ने पूरा एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने कहा, तो बाकी जो प्रोफेसर थे उनका ऐसा कहना था कि सिकंदर को हराना मतलब नामुमकिन है। लेकिन चाणक्य ने कहा यदि हम अभी 16 महाजनपद में बटे हैं, यदि पूरे के पूरे मिलकर अखंड भारत का निर्माण कर लेंगे तो अखंड भारत मतलब पूरे एक हो जाएंगे, तो हम सिकंदर को पराजित कर सकते हैं। जब हम चंद्रगुप्त के बारे में जब बात करेंगे तो मैं चाणक्य को आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर इसके बाद जब सिकंदर इधर आया, तो सिकंदर आने के बाद यहाँ देखिए, अगर आप भारत को अच्छे से देखेंगे तो एशिया में ऊपर में मिलेगा आपको पामीर का पठार। पामीर की पठार से एक श्रेणी आती है हिंदकुश पर्वत, वो जाएगा यहाँ पाकिस्तान तरफ। एक पर्वत आएगा सुलेमान और एक आएगा जो चीन में जाती है कुनलुन पर्वत। हालांकि भूगोल का टॉपिक है, ध्यान देंगे। मतलब यहाँ तक यदि देखा जाए
तो सिकंदर को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो हिंदुकुश पर्वत पार किए, पार करने के बाद खैबर दर्रा जब पार करने की बात आई तो बहुत सारे जनजाति जो हैं वो उस पर टूट पड़े और जनजातियों का अटैक हुआ। देखिए समझ के देखिए, सिकंदर जब विश्व को जीतने के लिए जब निकला था तो उसके पास 5,000 घुड़सवार थे और 30,000 पैदल यात्री थे, और साथ में उनके पास एक थल सेना भी थी और जल सेना थी। मतलब विजय अभियान निकलने के लिए मन बनाया निकल, ऐसा नहीं, मतलब ऐसे उनके पास थल सेना ऐसी थी कि वो पहाड़ों को ऐसे पार कर रहे हैं। उसी प्रकार जल सेना ऐसी थी कि जल सेना ऐसे थे कि आदमी के साथ साथ घोड़े भी पार हो जाते थे। और उनका सेल्यूकस निकेटर नाम का थल सेना का प्रमुख सेनापति था और निर्याकस नाम का जल सेना प्रमुख था। मतलब थल हो या जल हो, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसी तैयारी के साथ विश्व को जीतने निकले। और आपने देखा जीत भी गए। लेकिन जैसे ही हमारे भारत में पहुंचे तो भारत में खैबर दर्रा जैसे आए तो वहां की जनजाति ने अटैक किए। अब आप सोचिए एक बात, यदि कोई व्यक्ति घुड़सवार है, भाई वो घुड़सवारी कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, इससे तो लड़ सकता था। लेकिन जनजाति लोग पेड़ में निवास कर रहे हैं, यदि पेड़ से कोई तीर मार रहा है, कोई इधर से तीर मार रहा है, कोई उधर से तीर मार रहा है, तो इसके लिए सिकंदर की पूरी सेना किसी भी माध्यम से तैयार नहीं थी। आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, हस्ती नाम की जनजाति थी, वो 40 दिन तक के सिकंदर को वहीं रोक दी थी। बहुत से लोग घायल हो गए और घायल होने के बाद उनको लगा कि पता नहीं अब क्या हो रहा है, मतलब अब डर लगने लगा है सिकंदर को। मतलब भारत को और प्रवेश करना चालू ही किया था कि यहाँ पे उनको डर लगने लगा। मतलब अब सेना पहली बार डरने लगी कि इधर हम आगे जाए या ना जाए। फिर देखिए क्या हुआ, हिंदुकुश पर्वत पार किए, यहाँ पे खैबर दर्रा पार किए। खैबर दर्रा के बाद ध्यान दीजिएगा, खैबर दर्रा पार करने के बाद एक खाई है, तो खाई को अब सेना जाना है, तो खाई को बनाने के लिए लगभग 35 दिन लग गए। तो 35 दिन तक के वहीं पे विराम किए सिकंदर। तो उसने एक बड़ी चीज देखा हमारे यहाँ कि जो पहाड़ी का क्षेत्र है वहां पे संत महात्मा ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं और उनका जो नॉलेज है वो ज्योतिष विद्या में बहुत अच्छा है और जैसा बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वो कम बैक में आएंगे, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो ये जो है, इस पुल को बोलते हैं अवहिंद का पुल। क्या बोलते हैं? अवहिंद का पुल। जैसी अवहिंद का पुल पार करेंगे तो हमारे पास आएगा तक्षशिला। कौन सा राज्य आएगा बोलेंगे तो तक्षशिला, और तक्षशिला के राजा थे आंधी। जैसी और वही तक्षशिला, देखिए तक्षशिला हम अलग से पढ़ेंगे। फिर बता देता हूं कि जो राजा भरत हैं उन्होंने अपने बेटे तक्ष के नाम से तक्षशिला को स्थापित किया था। वह ज्ञान ऐसा केंद्र था वो कि उस समय लगभग 10,000 लोग विद्या अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व से यहाँ पे आते थे। भारत को ऐसे ही ज्ञान नगरी नहीं कहा जाता है, जब विश्व गुरु कहा जाता है मतलब एक है कि हम आदिकाल से हम ज्ञान देते आ रहे हैं और हमारे यहाँ ये केंद्र पहले से थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छे समझिए कि जब वो आया तो आंधी को उसने मैसेज किया कि भाई या तो आत्मसमर्पण कर दो या तो युद्ध करेंगे। लेकिन आंधी ऐसा था वो जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अगर आप चाहो तो पहला देशद्रोह बोलोगे तो आप आंधी को कह सकते हैं। इसी समय चाणक्य को बुरा लगा और चाणक्य को लगा कि मगध जो है, मगध यहाँ पे है, मगध में सबसे बड़ी सेना है नंदवंश की और वहां पे धनानंद। तो क्यों ना मैं धनानंद के पास जाऊं और धनानंद को बोलूं कि क्यों ना हम एक अखंड भारत का निर्माण करें और आने वाला जो क्या बोलते समस्या है या जिसका आक्रमण है उसको रोक दें। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे क्या होगा, पहले फिर समझिए। यहां तक आने के बाद सिकंदर को लगा, देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां तक आने के बाद अब सिकंदर को लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो वो हमारे पंजाब का मतलब एक तरफ नदी है झेलम, बीच में है चिनाब, यहाँ पे जो है यहाँ पे थे हमारे प्रतापी राजा राजा पोरस। उन्होंने वहां पे मैसेज भेजा कि आप आकर मुझसे मिलिए और आत्मसमर्पण कीजिए। तो देखिए हमारे राजा, देखिए आपको अच्छा लगने लगेगा कि हम भारत के राजाओं को किस रूप में जानते हैं। हमारा जो राजा पोरस है उसने कहा
अगर मिलने की बात है तो आके मैं मिल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करूंगा। अगर आप आए हो तो चलो युद्ध करते हैं। अब सोचिए, यहाँ पे पहुंच गए हैं सिकंदर, यहाँ राजा पोरस, इन दोनों का युद्ध होने वाला है। यही होगा 326 बीसी में। इसी को बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का मतलब झेलम। झेलम नदी का नाम यूनान में लिखे हैं हाइडे स्पीच, इसीलिए इस युद्ध को हम हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। ये घटना कब हुई बोलेंगे तो 326 बीसी अर्थात 326 ईसा पूर्व। कई ये जानकारी हमको अच्छे से क्यों मिल पाती है, क्योंकि यूनान के लोगों ने अपना इतिहास को विधिवत रूप से लिखा था। तो यूनान में लिखा गया था कि भाई सिकंदर कब गया था 326, इसलिए अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत सिकंदर कब आया था तो आप 326 बीसी ही टिक करेंगे। फिर समझते लड़ाई को, समझते अच्छे से। अब राजा पोरस, जैसे ही राजा पोरस यहां सिकंदर आए, तो जैसे ही सिकंदर यहां पहुंचा तो झेलम नदी में आ गए बाढ़। अब एक तो पहली बार हस्ती नाम की जनजाति ने आक्रमण किया था, ऐसे वो लोग घायल हो चुके थे, नदी में बाढ़ आ गया। तो बाढ़ आया तो उसको, क्योंकि आप अच्छे से देखेंगे सिकंदर आया है यूनान से, यूनान से मतलब रेगिस्तान होते आया है, तो नदियों की बात उसको, बहुत सारी नदियां, बाढ़ के बारे में नॉलेज कम था। और हमारे यहाँ सिंधु नदी, साथ में 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, मतलब पूरा ढेर है पानी होगा। तो जब यहाँ पे आया तो किसी को पूछा उसने, अरे बाढ़ कब खत्म होगा, तो किसी ने बोल दिया 1 महीना लग सकता है, 2 महीना भी। तो इसको लगा अरे इतने में तुम्हें पूरे भारत को जीत के चले जाऊंगा, तो क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सेनापति निर्याकस को बोला, भाई आप कब काम आओगे, आप चलो। तो रातों रात, क्योंकि याद कीजिए मैंने कहा था आम्भी नाम का आदमी आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने क्या किया, सिकंदर के साथ मिल गए और सिकंदर को बोला कि रात में आक्रमण कर दो। तो रातों रात निर्याकस जो है वो अपनी सेना साथ ही साथ घोड़े के साथ लोग हमला कर दिए। हमला की युद्ध चला बहुत दिनों तक के। अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो राजा पोरस, क्योंकि अचानक लड़ाई हुआ, लोग तैयार थे, तो राजा पोरस की हार हुई। अब बात यह है कि सोचने की बात है, इसमें आपको अच्छा भी लगेगा कि सिकंदर ने राजा पोरस को यह कहा कि आप मुझे बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने कहा एक जीते हुए राजा को एक हारे हुए राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए आप मेरे साथ वैसा ही कीजिए, अर्थात आप मेरा गला काट दीजिए। सोच के देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति आत्मसमर्पण करके कोई चीज प्राप्त करने वाला है और इन्होंने कहा आप मेरा गला काट दीजिए। इस बात से सिकंदर प्रभावित हुए और जीते हुए सभी जो एरिया है वो राजा पोरस को दे दिए और बोले आप यहीं पे रहिए हमारे प्रांत में, हम आगे जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको। तो अब यहां से सिकंदर जो है वो आगे बढ़ने थी, मतलब अब चिनाब नदी और समंदर से चिनाब नदी से जैसे ही आए आगे तो रावी, और रावी के बाद फिर यहाँ पे जनजातियों का अटैक हो गया। बहुत सारी जनजाति हैं, हालांकि चाहे तो हम पढ़ भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये जनजाति फिर अटैक करती है, तो 3 जनजाति थी। एक जनजाति अटैक की, फिर सिकंदर घायल हुआ, घोड़े घायल हुए, बहुत सारे उसके साथ में जो सैनिक थे वो मारे गए। लेकिन 2 जो जनजाति है वो छुपी हुई थी, उनको लगा क्यों लड़ाई करें। फिर सिकंदर आगे गए, जख्मी होते होते सिकंदर सीधा पहुंच गया व्यास नदी के आसपास। आप याद रखिए व्यास नदी से ही सिकंदर वापस गए थे, हमारे अंदर में इंटर नहीं कर पाए थे भारत में। ये अंतिम एरिया है जहां पे उन्होंने बेवजह विजय स्तंभ बनाया और यहां से निकल गए वो सिकंदर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा था मोर, तो मोर को ले गए अपने साथ। समझना अच्छे से। जब यहाँ पे आए तो अपने सैनिकों को बोले थे कि चलो अब मार्ग इसको पार करना है और मगध में जाना है और धनानंद को हराना है। लेकिन यही के आसपास जब लोग यहाँ 19 महीने तक रुके थे, तो 19 महीने तक के रुके थे, तो यहाँ के लोगों ने आसपास उनको बताया आप जनजातियों से तो लड़ नहीं पा रहे, धनानंद जो है उसके पास तो 2-3 लाख हाथी है, आप कैसे लड़ पाओगे उससे। तो यहाँ पे सैनिक डरने लगी। सोचिए सिकंदर महान जो विश्व विजय अभियान निकला हुआ था, उसकी सैनिक भारत में आके डरने लगे कि अब नहीं हो पाएगा। वो सिकंदर को बोलने लगे एक काम करो, काफी दिन से घर से निकले हैं, चलो वापस चलते हैं। अगर देखा जाए उनका अभियान तो लगभग 10 साल हो गया यूनान से निकले हुए, तो उन्होंने कहा वापस चलते हैं।
बहुत दिनों तक के सिकंदर ने यहाँ पे इनको मनाया, मोटिवेट किया, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली यहीं से इन लोगों को लगा कि हमने भारत को जीता और यहाँ से सिकंदर वापस चले गए। इतना समझ आए क्या आपको? फिर समझिए, यहाँ सिकंदर जब वापस गए तो जो लोग वह हैं तो क्या बोलते हैं, जो जल सेना वाले हैं वो जल के माध्यम से निकल गए और थल सेना वाले साथ में गए। अब आप समझिए, अब जख्मी सैनिक साथ में जा रहे हैं, कुछ घोड़े भी हो गए। हाइड्रोस्पेस में जब युद्ध हुआ था तो यहीं पे सिकंदर ने अपने घोड़े भूखा फेला के नाम से शहर बसाया था। एक बार पता था कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो भूखा फेला, भूखा फेला, यहां तक हुआ। फिर आगे गए यहाँ पे शहर बसाया निकलिया, जिसको वर्तमान में पाकिस्तान में हम लोग क्या बोलते हैं, विजयनगर। फिर यहाँ पे बनाया सिकंदरिया, अपने नाम पे सिकंदरिया नाम का शहर बसाया। ऐसा शहर बसाया हमारे काम का भी नहीं है, तो यहाँ पे भूखा फेला नाम से शहर बसाया और अब जा रहे हैं। तो देखिए समझना, कई बार प्रश्न आता है कि सिकंदर का देहांत या उनका मृत्यु कैसे हुई, तो कुछ लोग बोलते हैं मलेरिया हो गया था, या कोई बोलते हैं पीलिया हो गया था, तो दोनों हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से गए, जाते जाते याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये अहिंद का पुल को याद रखेंगे आप। सिकंदर बहुत घायल हो गए थे, जा रहे थे अहिंद के पुल के पास उनको रुकना था। वो वहां एक आराम कर रहे हैं, एक ज्योतिष को बोले अरे बता दो मैं कब मरने वाला हूं। तो ज्योतिष देखा और बोला वो जान गए तो अभी मरने वाले हैं, लेकिन उसको मालूम था अगर मैं बोल दूंगा इसको कि अभी मरने में तो पहले मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जिस दिन पूरा आसमान सोने का हो जाएगा और धरती पूरी लोहे की हो जाएगी, उसी दिन आप मरोगे। तो सिकंदर पूछ गया, इसका मतलब मैं कभी नहीं मरने वाला हूं। और उसके बाद फिर चले गए। ऐसा आते 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 वो यहां तक ईरान पार करने के बाद इराक में पहुंच गए बेबीलोन। कहां पहुंच गए? बेबीलोन। बेबीलोन के बाद पहुंचने के बाद वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बोले कि तभी ठीक लग रही है, और घोड़े से उतर गए। बोले यहाँ पे रुकने का इंतजाम कीजिए। तो उन्होंने कहा भी कि आगे चलेंगे तो रुकने की जगह है, कहीं पे नदी के पास रुकेंगे। बोले नहीं नहीं ठीक नहीं लग रहा है, अपन यहीं रुकते हैं। अब आप बताओ, राजा है, सिकंदर बोल रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, कहां सुनाऊं मैं, धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत लग रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो लोहे का कवच है उसको निकाला और नीचे बिछा दिया और वहां पे सिकंदर को सुला दिए। सुलाने के बाद जो धूप आ रही तपती धूप, तो जितना जो इन सोना चांदी जो जीते थे उसमें एक सोने का था छाता, उस छाते को उसके ऊपर फैला दिए। ठीक है, आप सोचिए, अचानक सिकंदर की आंख खुली तो देखा ऊपर आसमान जो है उसको पूरा सोने का दिख रहा है, और नीचे लेटा वो किसमें है, लोहे में घुस है। वो समझ गया कि मेरा जो ज्योतिष बोल थे वो सही बोल थे, मतलब मेरा जो मौत है वो करीब आ गया, मतलब निश्चित है मरने। तो उन्होंने क्या किया, अपने सभी सेनाओं को बुलाया अपने पास और बोले पहले तो आप सभी ने मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं मरने वाला हूं। जैसे ही बोला मैं मरने वाला हूं, सन्नाटा छा गया, भाई हमारा राजा कैसी ऐसी बात कर रहा है। तो बोले लेकिन मैं मरने वाला हूं, मेरी 3 इच्छाओं को जरूर पूरा कर देना बोले। तो सेल्यूकस ने कहा बताइए क्या है। बोले सबसे पहले याद रखना कि मेरे मरने के बाद यदि मुझे कोई कांधा देगा तो जितने हमारे साथ जो डॉक्टर चिकित्सक हैं वही मुझे कांधा देंगे। बोले ठीक है। उसके बाद जितनी सारी चीजें हमने जीता है, सोना चांदी, तो जब साथ में चलोगे तो नीचे उसको फेंक देना। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी शव यात्रा जो है वो उनको चलते हुए, मतलब घूमते हुए आगे बढ़े। ये भी था। बोले ठीक है। और लास्ट में कफन जब मुझे उड़ाओगे तो मेरे दोनों जो हाथ हैं उसको बाहर निकाल देना। तो बोले ठीक है। लेकिन ना सेल्यूकस के साथ साथ सभी सेना को ये तनाव था कि ठीक है आपकी तीनों इच्छाओं का पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आप बताओ आपकी इस टाइप की मांग या इच्छाएं क्यों हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कब से मैं बीमार हूं और इतने सारे पैसे मैं अपने चिकित्सकों को दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे को ठीक नहीं कर पा रहे। मतलब मौत जो है वो अटल है, और मौत अटल है मतलब मेरा मरना तय है। तो डॉक्टर हैं लेकिन भगवान नहीं है।
भाई जान बचा सकते हैं, लेकिन भगवान अगर जब बुला रहा है तो मौत अगर अटल है तो उसको कोई नहीं कर सकता। बस इतना पैसा कौड़ी देने के बाद भी ये डॉक्टर लोग मेरी जान को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि इतना पैसा हो लेकिन डॉक्टर डॉक्टर हैं लेकिन भगवान नहीं है। जब मरना है तो आदमी मरेगा ही। एक दूसरा, जो जीवन भर जिस सोने चांदी के लिए जिस क्या बोलते हैं संपत्ति के लिए वो सिकंदर लड़ता रहा, आज जब वो मर रहा है तो वो पूरे के पूरे कोई काम नहीं आ रहे हैं, वो जमीन में क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक पर हुआ। और दूसरा बोले तीसरी बात क्या बताइए, बोले मैं बताना चाहता हूं कि वह सिकंदर जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ था, आज जब वो वापस जा रहा है तो उसके दोनों हाथ खाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी विश्व में जब मेरे बारे में जाने तो ये भी जाने कि जब वह सिकंदर मरने का समय आया तो कोई डॉक्टर काम नहीं आया, ना ही जीता हुआ पैसा काम आया। और जब सिकंदर महान लौट रहा था, जब मर रहा था तो उसके जाते समय दोनों हाथ खाली थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।